हेलो दोस्तों। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, सोशियोलॉजी 12th क्लास चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक आता है जनसांख्यिकी। क्या होता है जनसांख्यिकी? जनसांख्यिकी का अर्थ होता है किसी क्षेत्र, जैसे मान के लो कोई भी हम क्षेत्र लेते हैं, गांव, शहर, राज्य, देश या किसी भी क्षेत्र में वहाँ पर रहने वाले मनुष्यों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है और इसके अध्ययन ही को जनगणना कहा जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो जनगणना जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं कि वहाँ पे जनसंख्या के जब हम अध्ययन करते हैं कि कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, इन सब के पूरे का पूरा अध्ययन कहलाता है जनगणना। जनसंख्या अध्ययन में हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें पहला है जन्म दर। देखो क्या होता है जन्म दर। जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। यानी एक साल में 1000 हम व्यक्ति 1000 बच्चे ले रहे हैं, उसमें जितने बच्चे जीवित होते हैं उनकी जनसंख्या को जन्म दर कहते हैं। और इसी का अपोजिट मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होता है? किसी भी एक क्षेत्र को हम ले लेते हैं और उसमें प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत व्यक्तियों की संख्या, जो व्यक्ति मर जाते हैं उन्हें मृत्यु दर कहते हैं। अगला इसमें आता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर देखो, जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत बच्चों की संख्या। यानी जब एक हम क्षेत्र लेते हैं उसमें 1000 बच्चे ले लिए और जो बच्चे 1 वर्ष के होने से पहले ही जो मर जाते हैं उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इसमें ही अगला हमारा आता है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है? जैसे प्रति 1000 पुरुषों पर एक निश्चित अवधि, यानी एक हम 1000 पुरुष ले रहे हैं और एक निश्चित टाइम पीरियड ले रहे हैं और उसके दौरान उनके अनुपात में लड़कियों की संख्या कितनी है, इसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। अच्छा, अगला है हमारा साक्षरता दर। क्या होता है? साक्षरता दर मीन्स पढ़े लिखे लोगों की संख्या। ये किसी देश के विकास के लिए भी ज़रूरी होता है। देखो, किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को साक्षरता दर कहा जाता है। तक हमने जननांकीय पढ़ा। अब आता है हमारा जननांकीय के प्रकार। जननांकीय के देखो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आकारिक जनसांख्यिकी, एक होता है सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी क्या होता है? इसमें हम जनसंख्या के आकार का अध्ययन करते हैं, जबकि सामाजिक जनसांख्यिकी में हम इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। अब आता है हमारा इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक, और ये जो टॉपिक है वो 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछता है कि माल्थस का जनसांख्यिकी सिद्धांत क्या है, या माल्थस के सिद्धांत बताओ और उसकी आलोचना करो। तो चलो इसको समझते हैं माल्थस के सिद्धांत को। देखो, माल्थस जो था उसने एक सिद्धांत दिया। उनके अनुसार जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ता है। जो जनसंख्या अनुपात है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ता है। जैसे ज्यामितीय रूप क्या होता है? यानी एक तरह को हम इसको दुगनी भाषा में, मतलब दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, जनसंख्या जो होती है वो 2 गुने आकार में बढ़ती है। जैसे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे करते करते जनसंख्या दुगनी आकार से बढ़ती है। वहीं हम कृषि उत्पादन की बात करें, यानी खाने पीने की बात करें, तो वो एक गणितीय यानी समांतर रूप से बढ़ती है। जैसे 2, 4, 6, 8। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो देखो वो दुगने आकार से बढ़ रही है। यानी पहले 2 लोग थे खाने वाले और 2 किलो खाना भी उग रहा था, फिर जो जनसंख्या थी वो 2 से 4 हो गई और जो फसल थी वो भी 2 से 4 हुई। लेकिन अब जो फसल और जनसंख्या होती है वो 2 गुने आकार से बढ़ती है, तो वो 4 से 8 होगी, 8 से 16 होगी, 16 से 32 होगी। लेकिन जो हमारा कृषि उत्पादन के समान है वो 2, 4, 6, तो इन दोनों का जो गैप है वो बढ़ते जाएगा, जिससे खाद्य असंतुलन पैदा होता है। यानी खाने वाले ज़्यादा हैं और खाना है नहीं। इसी को माल्थस ने खाद्य असंतुलन का नाम दिया। अब इस समस्या से निपटने के लिए माल्थस ने 2 सिद्धांतों का वर्णन किया है। पहला है प्राकृतिक अवरोध, जिसमें अकाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़, युद्ध, बीमारी आ जाती है, जिससे जनसंख्या में कमी आ जाती है और जनसंख्या और खाद्यों की जो स्तर है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। दूसरा उसने कृत्रिम अवरोध बताया। कृत्रिम यानी मानव निर्मित, जो इसमें जैसे कि हमें बड़ी उम्र में विवाह करना चाहिए, यौन संयम रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इससे भी ये दोनों बराबर में हो सकते हैं। अब हमारा इसी का अगला टॉपिक आता है कि माल्थस के सिद्धांत का विरोध, या माल्थस के सिद्धांत की क्या कहकर लोगों ने आलोचना करी। तो देखो, जो माल्थस के सिद्धांत की जहाँ तक आलोचना की बात है, तो कई लोगों के अनुसार आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक कभी कभी हो सकती है। जैसे कि यूरोप के देशों में हुआ भी है कि जो आर्थिक वृद्धि ज़्यादा हो गई और जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का जो
वो था, बढ़ना था, वो समान था। तो ये माल्थस का सिद्धांत उल्टा यहाँ पे पड़ जाता है। और यही नहीं, माल्थस के जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत की आलोचना करते वक्त कोई 2-3 बातें ऐसी भी हो सकती है, जैसे मान के चलो कभी कभी क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट जो होता है, यानी जनसंख्या का बढ़ना कम होता है और आर्थिक वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। और कभी कभी तो देखो, ज़्यादातर विकसित समाज में ना जनसंख्या वृद्धि नीचे ही रहती है, और ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफ़ी नीचे होते हैं, लेकिन विकास दर हमेशा बढ़ता है। तो यहाँ पे भी माल्थस का सिद्धांत सही नहीं बैठता है। तो ये सब बातें थी जिसके कारण माल्थस के सिद्धांत की आलोचना करी गई थी। इसी में हमारा अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, प्राश्रितता अनुपात। क्या होता है प्राश्रितता अनुपात? और पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो बोलता है बढ़ता हुआ प्राश्रितता अनुपात चिंता का विषय है, क्यों? या किसी देश के विकास के लिए प्राश्रितता अनुपात ठीक नहीं होता, क्यों? ये सब तो पहले हम समझते हैं प्राश्रितता अनुपात होता क्या है। देखो, किसी भी देश में जनसंख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है कार्यशील जनता, एक होता है प्राश्रित जनता। कार्यशील और प्राश्रित जनता क्या होती है, इसको ज़रा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देश की कार्यशील जनता के बारे में। देखो, जो देश की कार्यशील जनता होती है वो होती है 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग। ये देश का आधार माना जाता है, क्योंकि यही देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देश की कार्यशील जनता होती है, यानी देश में किसी भी देश के अगर विकास को नापा जाता है तो उसमें देखा जाता है कि वहाँ की कार्यशील जनता कितनी है, क्योंकि ये काम करते हैं और बाकी जो इन पर डिपेंड होता है, जैसे बच्चे और जो माता पिता होते हैं इनके, वो इन पर डिपेंड होते हैं और ये घर को चलाते हैं, इसलिए कार्यशील जनता इनको कहते हैं। और अब दूसरा आता है आश्रित जनता या आश्रित अनुपात। आश्रित अनुपात वो होते हैं जो ये कार्यशील जनता पर डिपेंड रहते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, बच्चे और उनके माँ बाप। ये 15 वर्ष से नीचे, यानी 1 से लेकर 15 वर्ष तक, और 64 से लेके आगे उनके जितने भी साल के, ये सारे के सारे होते हैं आश्रित जनता। तो देखो, इन्हीं को जो आश्रित जनता होती है इन्हीं को बोलते हैं प्राश्रित, क्योंकि ये उन पे आश्रित होते हैं। तो किसी भी देश में जब ये प्राश्रित अनुपात बढ़ जाता है, यानी काम करने वाले कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो उस देश का विकास नहीं होता या उसका देश का विकास धीमा पड़ जाता है। लेकिन जिस देश में कार्यशील जनता ज़्यादा होती है, प्राश्रित जनता कम होती है, वो देश तेज़ी से विकास करता है। तो अब इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। इसी में हमारा अब अगला टॉपिक आता है अकाल। देखो, अकाल क्या होता है, अकाल और ये आती क्यों है? अकाल कई कारण से पड़ते हैं, जिनमें से एक यह है कि जिन इलाकों में जो खेती होती है वो पूरी की तरह बारिश पर निर्भर होती है, वर्षा पर निर्भर होती है, वहाँ पे उपज कम होती है, जिससे लोग गरीबी कुपोषण के हालात में जीवन बिताते हैं और वो ऐसे जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे परिवहन की सुविधा भी नहीं होती, संचार की सुविधा भी नहीं होती और किसी भी प्रकार की विकास की सुविधा नहीं होती, जिससे लोग ये जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं और उनको पानी, पीने तक के पानी के लिए कहीं दूर दूर जाना पड़ता है। आज अकाल जो है वो एक किसी भी देश के लिए बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी देश के विकास में ये बाधा साबित होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्त्री पुरुष अनुपात, और ये पेपर के लिए है जैसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। पेपर में पूछता है पुरुष स्त्री अनुपात में गिरावट के कारण बताओ। चलिए इसको समझते हैं, क्या होता है स्त्री पुरुष अनुपात। देखो, भारत में अनुपात जो है, स्त्री पुरुष अनुपात, वो गिरता आ रहा है, यानी प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या उनके मुकाबले बहुत ही कम है। इसके कम होने का क्या कारण है? इसके कम होने का मुख्य कारण आज गर्भपात, यानी पेट में ही बच्चों को मार देना, बालिका शिशु हत्या, बाल विवाह, पौष्टिक भोजन ना मिलना, देश के हिस्सों में स्त्री अनुपात अलग अलग है। जैसे केरल राज्य में सबसे अधिक है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में सबसे कम है। यही नहीं, पुरुष अनुपात में गिरावट के अनेक कारण हो सकते हैं और होते भी हैं ऐसे कारण, जैसे कि मान के चलो बचपन में है बच्चियों की देखभाल की घोर उपेक्षा, मतलब कि लड़कियों की सही से देखभाल नहीं करी जाती है और उनको मतलब छोटे ही में मार दिया जाता है या उनको पाप समझा जाता है और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे अमीर राज्य, क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची होती है, लेकिन यहाँ इन राज्यों में बाल स्त्री अनुपात बहुत ही निम्न है। ये ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि जो लड़का और लड़की का रेशो है वो किस तरह बढ़ता जा रहा है। आज प्रति 1000 पुरुष पर 943 ही लड़कियाँ हैं। अब हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आता है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम।
क्या होता है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम और इसको सरकार ने क्यों शुरू किया। तो देखो, इस नियोजन को सरकार ने इसलिए शुरू किया क्योंकि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण किया जा सके, यानी जनसंख्या की जो हमारी जनसंख्या जो तेज़ी से बढ़ रही है उसको नियंत्रण करा जा सके। इसमें जन नियंत्रण के लिए कई तरीके अपनाए गए हैं, जैसे पुरुषों के लिए नसबंदी, महिलाओं के लिए नलिकाबंदी। इस कार्यक्रम का मोटे तौर पर अगर उद्देश्य देखा जाए तो जनसंख्या समृद्धि की दर जो है उसको नियंत्रण रखा जाए और एक जनसंख्या वृद्धि दर को एक नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। ज़्यादातर गरीब और शक्तिहीन लोगों को भारी संख्या में ज़ोर ज़बरदस्ती से ऐसा करने पर आपातकाल के दौरान दबाव डाला गया था, लेकिन अब इस कार्यक्रम के तहत लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, जिससे वो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के महत्व को समझ सकें और परिवार नियोजन को अपने परिवार में अपनाएं। इसके लिए सरकार लोगों को कई आर्थिक सहायता दे रही है और उनको परिवार नियोजन के फ़ायदे बता रही है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें।